मांझी और मिथिलेश मांझी गिरफ्तार किए गए हैं। 20 जून की रात की ये घटना है। शौच के लिए युवती निकली थी जिससे गैंगरेप हुआ था। अगवा कर हाथ पर बांध कर रेप किया गया था। जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। तो पटना से ये बड़ी खबर। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमरजीत, गैंगरेप मामले में क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच कर रही है। इस मामले में जो है गांव के ही आरोपी हैं जो मनोज मांझी और मिथिलेश मांझी हैं। ये दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि 20 तारीख को जो वो शौच के लिए जो है गई, उसी दौरान एकांत में देख करके उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद जो है उसे बांध कर उसके बाद जो है उसके साथ जो है गैंगरेप किया उन्होंने। और घटना को अंजाम देने के काफी देर बाद फिर उसे छोड़ा तो वो अपनी माँ के पास गई। माँ के पास अपनी कहानी सुनाई तो उसने मसौड़ी थाना में मामला दर्ज कराया। उसके बाद से ही पुलिस इस तलाश कर रही थी और ये फरार हो गया था उस टाइम। उसके बाद पुलिस इसे पकड़ी है और गिरफ्तार कर जो है जेल भेजी है। आगे की कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बेगूसराय और नौबतपुर समेत बिहार के अलग अलग जिलों में हाल ही में हुई गैंगरेप की वारदात पर लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी सुधांशु कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि इन सभी मामलों में कार्रवाई करते हुए लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट कराकर न्यायालय में उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलवाई जा सके। ऐसी घटनाएं 2-3 हुई हैं जो सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है। उसमें तत्परता पूर्वक सभी अभियुक्तों को, ऑलमोस्ट सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच भी ससमय कराया गया है और उसका जो बयान होता है न्यायालय में वो भी कराया जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती हैं और इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि इसमें त्वरित इन्वेस्टिगेशन हो, त्वरित विचारण हो और उनको सजा कराई जा सके। उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां नीट एग्जाम में धांधली की कोशिश मामले में ईओयू अब मामले की जांच करेगी। लखीसराय में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों एफआईआर की जांच ईओयू ने टेक ओवर किया है। तो बड़ी खबर, जहां पर नीट एग्जाम मामले में धांधली, फर्जीवाड़े मामले में ईओयू अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। लखीसराय में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों एफआईआर की जांच ईओयू ने टेक ओवर कर लिया है। नीट में चीट करने का था इंतजाम, पुलिस ने कर दिया काम तमाम। बायोमेट्रिक मशीन में करते थे झोल, पुलिस ने खोल दी पूरी पोल। डॉक्टर बनने का देख रहे थे ख्वाब, सलाखों के पीछे मिलेगा जवाब। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट, जो रविवार को पटना समेत पूरे देश में दोबारा आयोजित हुई। नीट परीक्षा के दौरान लखीसराय से धोखाधड़ी की एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। लखीसराय में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कुल 9 सॉल्वरों को रंगे हाथ धर दबोचा है। ये वो डमी कैंडिडेट्स थे जो दूसरों की जगह परीक्षा देने बैठे थे। कार्रवाई यही नहीं रुकी, पुलिस ने उस असली छात्र संजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है जो शॉर्टकट से डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। 9 करीब डमी कैंडिडेट्स ऐसे पकड़े गए। इसमें 3 सेंटर से ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक ओरिजिनल कैंडिडेट संजीत कुमार भी पकड़ा गया। इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे गया कॉलेज का अर्पित राज नाम का युवक था जो इस गैंग का मुख्य सेटिंगबाज और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अर्पित राज आपके सेटर में आएंगे जिन्होंने सेट करने की कोशिश की। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक अर्पित राज है और एक रंजीत कुमार है जो BMIMS पावापुरी के 4थे वर्ष के छात्र हैं मेडिकल के। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ बायोमेट्रिक जांच में। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए लगाई गई बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़े 18 कर्मियों को भी पुलिस ने दबोचा है। इन पर आरोप है कि ये पैसे के लालच में डमी कैंडिडेट्स की मदद के लिए बायोमेट्रिक डेटा में ही हेरफेर कर रहे थे। हसनपुर में एक लड़का गलत पाया गया। पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो SDPO साहब हैं, SDO साहब है, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर और वो लड़का पूछताछ के बाद पता चल गया कि वो गलत है।
एक तरफ जहां लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर परीक्षा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये गैंग सिस्टम में सेंध लगाने की फिराक में था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 9 सॉल्वर, 18 बायोमेट्रिक कर्मी, एक असली छात्र और 2 मास्टरमाइंड समेत कुल 30 लोग अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस अब इस पूरे रैकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि इसके तार और कहां-कहां जुड़े हैं। लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बिल्डिंग का मालिक भी शामिल है, जिनके नाम वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय और तुषार कृष्णा जायसवाल है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के मालिक ने फायर एनओसी अप्लाई ही नहीं की थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ अग्निकांड से जुड़े मामले में, और इस मामले में अब कार्रवाई भी हुई है। 4 गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि बिल्डिंग के मालिक ने फायर एनओसी अप्लाई नहीं की थी। लखनऊ अग्निकांड मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 3 इंजीनियर और एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। जिन 3 इंजीनियरों को सीएम योगी के निर्देश पर सस्पेंड किया गया है, वो एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करते थे। बता दें कि लखनऊ के एक नामी कोचिंग सेंटर में कल भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही पूरे कोचिंग संस्थान को धुएं के काले गुब्बार ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। रिहायशी इलाके में चल रही इस कमर्शियल बिल्डिंग का ना नक्शा पास था, ना ही फायर एनओसी थी। दरभंगा में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएम और एसएसपी ने विधि व्यवस्था बनाए रखने का सख्त संदेश दिया। प्रशासन ने जुलूस के निर्धारित मार्गों का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। किसी भी अफवाह और असामाजिक गतिविधियों पर प्रशासन ने सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। और मजिस्ट्रेट का दंडाधिकारी की नियुक्ति करेंगे। सेंसिटिव प्लेसेस जो आइडेंटिफाई किया है, अभी 124 में लगभग 7000 लोगों का बाउंड डाउन हो चुका अभी तक, और हम लोग आज भी मीटिंग करेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए हैं। मुहर्रम को कैसे शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया जाए, इसके बारे में सुझाव दिया। नगर निगम की टीम और माननीय महापौर भी थे, उन्होंने साफ सफाई बिजली की व्यवस्था का आश्वासन दिया है और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जो मुहर्रम का रूट रहेगा उस लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बाइक और हाईवा की जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार की मौत हुई है, एक घायल है। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। मुआवजे की मांग को लेकर गोविंदपुर सड़क को जाम किया गया है। गुस्साए लोगों ने हाईवा में तोड़फोड़ की है। NH 33 से जुड़ी मुख्य सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। हंगामे के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। 4 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हैं। सभी घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में तनाव है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। क्या हुआ, जाइए फिर। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर की, जहां पर देखिए कैसे इस गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं। सड़क हादसे के बाद से लोगों का जमकर बवाल देखने को मिला है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। लोगों को शांत कराने के लिए यहां पर लाठीचार्ज की गई। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया था। 4 पुलिसकर्मी समेत कई लोग इस घटनाक्रम में घायल हो गए। जो घायल हैं उनका MGM अस्पताल में इलाज जारी है। तो चारों तरफ आप सड़क पर देखिए किस तरीके से पत्थर बिखरे पड़े हैं और वो बाइक भी गिरी हुई है और फिलहाल पुलिस बल की तैनाती है। धनबाद के चर्चित SBI बैंक घोटाले में करीब 2 दशक बाद CBI को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन मामले में 20 सालों से फरार चल रहे 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक नवंबर 2002 से जून 2005 के बीच बैंक मोड़ स्थित SBI मुख्य शाखा से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन किया गया था। इस मामले में 31 अगस्त 2005 को केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान दोनों आरोपी नेपाल फरार हो गए थे। बाद में उन्हें घोषित अपराधी किया गया और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। नेपाल से लौटने के बाद दोनों अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग राज्यों में रह रहे थे। धनबाद SBI के मुख्य शाखा से 1.25 करोड़ से अधिक रुपए के गबन के 2 आरोपी करतार सिंह और ब्रिजभूषण को CBI की टीम ने दबोचने में सफलता पाई है। 20 साल पहले इन दोनों आरोपियों ने साल 2002 से जून 2005 के बीच में
1.25 करोड़ रुपए के गबन और धोखाधड़ी का काम किया था और उसके बाद ये दोनों आरोपी यहाँ से फरार हो गए थे। 20 साल पहले जब यह मामला सीबीआई अपने अंडर ली थी तो गहन जांच की थी, लेकिन इस दौरान में ये दोनों ही आरोपी भारत को छोड़कर नेपाल भाग गए थे। सीबीआई की टीम हाल के दिनों में इसकी जांच को तेज की थी और तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर करतार सिंह और ब्रिजभूषण को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार की है। धनबाद के मुख्य एसबीआई शाखा से इन दोनों ने इतनी बड़ी रकम की धोखाधड़ी और गबन का जो काम है इन दोनों ने किया था। भारत आने के बाद ये दोनों ही आरोपी भारत के अलग अलग हिस्सों में नाम बदल कर रह रहे थे, लेकिन सीबीआई की टीम 20 साल इस पुराने मामले की जांच काफी तेज की थी और तब जाकर इन दोनों आरोपियों को दबोचने में सीबीआई की टीम ने सफलता हासिल की है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। क्या देश में नया आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी, पंजाब और झारखंड तक फैले नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। क्या रांची हमला बड़ी साजिश का हिस्सा है? इसी सवाल का जवाब एटीएस तलाश रही है। आरएसएस दफ्तर पर हमला, साजिश के तार कितने दूर तक? एटीएस की एंट्री, कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच। 3 गिरफ्तार, लेकिन साजिश के लंबे तार। पेट्रोल बम अटैक के पीछे मास्टरमाइंड कौन? एटीएस की जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद। क्या देश में सक्रिय है नया आतंकी मॉड्यूल? 16 जून 2026 रात के 11:35 रांची का आरएसएस दफ्तर और पेट्रोल बम से हमला। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती चली गईं। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस के हाथों में है। सवाल सिर्फ 3 आरोपियों का नहीं, बल्कि उस नेटवर्क का है जिसके तार कई राज्यों तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। हमले की जांच अब और तेज कर दी गई है। एटीएस की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। टीम ने न सिर्फ स्पॉट विजिट किया, बल्कि आतंकियों के संभावित आने जाने के रास्तों की भी पड़ताल की। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये हमला किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। महानिदेशक सब पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफ़र किए हैं और कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें फर्दर लिंकेजेस हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। मई 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई कर पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के इशारे पर काम करने वाले 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया था। जांच में नेपाल कनेक्शन सामने आया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और झारखंड तक फैले नेटवर्क के अलग अलग सदस्यों को अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। झारखंड के साहिबगंज से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ था कि नेटवर्क के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का ये मॉड्यूल न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एक्टिव है। अब तक दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड में इस मॉड्यूल के तार जुड़े हुए हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था जो कि इनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की है। सवाल ये भी है कि क्या इस साजिश के और चेहरे अभी बेनकाब होना बाकी है और क्या रांची हमला किसी बड़े प्लान की एक कड़ी था।
न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संथाल परगना झारखंड का वो इलाका जहां एक बार फिर घुसपैठ और डेमोग्राफी की बहस तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका और देवघर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने इसे सिर्फ जनसंख्या का नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताया है। आखिर क्या है वो आंकड़े और दावे जिनको लेकर संथाल परगना की राजनीति गर्मा गई है, ये हमारी रिपोर्ट देखिए। संथाल परगना में घुसपैठ की बहस, 6 जिलों की डेमोग्राफी पर सवाल, बीजेपी ने उठाया बड़ा मुद्दा, आदिवासी आबादी घटने का दावा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सियासी केंद्र में है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं और गंगा के जल मार्गों का इस्तेमाल कर सालों से अवैध घुसपैठिए संथाल परगना में प्रवेश करते रहे हैं। उनका दावा है कि साहिबगंज और पाकुड़ जैसे सीमावर्ती जिले घुसपैठियों के प्रवेश द्वार बने और धीरे धीरे इसका असर पूरे संथाल परगना क्षेत्र पर दिखाई देने लगा है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ अवैध प्रवेश का मामला नहीं बल्कि क्षेत्र की सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय है। एक घुसपैठिए जो चाहे वो फर्जी तरीके से मतदाता सूची का हिस्सा बने या पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार के द्वारा जो लगातार घुसपैठ के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है, उसके कारण से जो पलायन हो रहा है, उसका चरागाह झारखंड को न बनने दे और घुसपैठ पर एक कठोर नीति बना करके उस दिशा में पहल करने का काम करें। अनंत ओझा ने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 6 दशकों में संथाल परगना की आबादी के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उनके मुताबिक जहां आदिवासी आबादी का प्रतिशत लगातार घटा है, वहीं मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1951 में आदिवासी आबादी 44.67% और मुस्लिम आबादी 9.44% थी और 2011 में आदिवासी आबादी घटकर 28.11% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ये बदलाव सामान्य जनसंख्या वृद्धि से कहीं अधिक है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और गहरे हो सकते हैं। संथाल परगना की बदलती तस्वीर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के गंभीर दावे हैं तो दूसरी तरफ इन दावों की सच्चाई को लेकर सवाल भी खड़े हैं। लेकिन इतना तय है कि संथाल परगना की आबादी, पहचान और भविष्य को लेकर छिड़ी यह बहस अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनचर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में और कितना असर डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने जमीन का सर्किल रेट बढ़ा दिया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को जमीन अधिग्रहण में फायदा मिलेगा। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी इस फैसले से चिंतित है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी सर्किल रेट को बढ़ा दिया है। नया सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। सर्किल रेट बढ़ने के बाद शहरी क्षेत्रों में जमीन की दर लगभग दोगुनी हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसे 1.6 गुना बढ़ा दिया गया है। सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में भी 1% का इजाफा किया है। सर्किल रेट बढ़ाने की घोषणा के बाद रियल एस्टेट से जुड़े लोग परेशान हो गए हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि जमीन खरीदना और बेचना अब दोनों ही मुश्किल हो सकता है। आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रेट कर दिया डबल, तो वो हो गया 11,000। जमीन का कंपोनेंट जो 2.5 करोड़ रुपए कट्ठा है वो चला जाएगा आपके उसी अनुपात में। वो करीब करीब पता चलेगा कि आपने
मोटा मोटी 8,000 या 10,000 रुपए स्क्वायर फीट वो आ गया, तो क्या 22,000 सर्कल रेट होगा फ्लैट का? लोग खरीद पाएगा? वहीं सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर सरकार का दावा है कि इसका फायदा किसानों और जमीन मालिकों को होगा, जिनकी जमीन सरकार खरीदने वाली है। बिल्डिंग बायलॉज आने के बाद रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की भी समस्या दूर हो सकती है। जो आपने पर्टिकुलर प्रश्न आपने पूछा रियल एस्टेट को लेके, मैं कहूंगा कि कुछ दिन आप रुक जाएं। बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन लेके हम लोग आ रहे हैं। अभी वो ड्राफ्ट प्रस्ताव है जो पब्लिक डोमेन में है, बहुत सारे सुझावें हम सब लोग को आ रही हैं। वहीं निबंधन मंत्री मदन सहनी का कहना है कि पिछले 13 साल में बिहार में सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और सरकार ने इसे देखते हुए ही ये फैसला लिया है। सर्किल रेट का बढ़ना बिहार की जनता के हित में है। जमीन में जो किसान के हैं, जो भी जमीन के मालिक हैं, तो उनको भी तो ग्रामीण क्षेत्र में 1.6 मतलब 1.5 गुना से ज्यादा की राशि उनको मिलेगी। तो पहले तो हजारों एकड़ जमीन जो सरकार अधिग्रहण करने जा रही है, तो उसका भी तो हम लोग बढ़े हुए रेट से ही उनको भुगतान करेंगे। बिहार की नई सरकार का निर्माण कार्य पर विशेष फोकस है। सैटेलाइट टाउनशिप के सहारे बिहार की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सरकार को रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की समस्याओं से भी अवगत होना होगा, ताकि ऐसे फ्लैट बने जो आम से लेकर खास लोगों के लिए खरीदना आसान हो। सर्किल रेट बढ़ने के बाद बिल्डर की भी मनमानी बढ़ेगी। सरकार को इस पर भी नजर रखनी होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद मृतराज की रिपोर्ट। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां रेप की कोशिश के एक आरोपी के घर की पुलिस ने कुर्की की है। घटना घोड़ा सहन थाना क्षेत्र की है। कुछ समय पहले आरोपी फुल मोहम्मद ने एक नाबालिग से रेप की कोशिश की थी, जिसके बाद से वो फरार है। कोर्ट के आदेश पर सरेंडर के लिए उसके घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया है, लेकिन तय समय के भीतर उसने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर की कुर्की की और चौखट खिड़की सहित घर का सारा सामान उठाकर ले गई। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के औरैया मुरारपुर गांव से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है। यहां की मेधावी छात्रा शगुफ्ता फिरदौस ने अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर जिला श्रम कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन हासिल किया है और जिले का नाम रोशन किया है। शगुफ्ता के पिता सिराजुल हक अंसारी पेशे से दर्जी हैं और कपड़े सिलकर परिवार चलाते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के बाद भी उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। इस कामयाबी से पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। पापा सिलाई करते थे और पढ़ाई मैंने अलीगढ़ से किया है। बैचलर्स और मास्टर्स भी मैंने इकोनॉमिक्स में किया है। उसके बाद से मैं तैयारी में लगी और ये मेरा पहला प्रयास था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। किसको क्या पद पे आप क्या बनी हैं आप? मैं एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनी बीपीएससी। इतने बड़ी मुकाम हासिल आपने किया है, किनका किनका योगदान है? योगदान मेरी मम्मी और पापा का है। सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी का है। वो हमेशा बचपन से ही मुझे पढ़ाई के लिए इन्होंने ही प्रेरित किया। मेहनत मैंने किया, मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। क्या करते थे आप? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई करते हैं, बच्चे को पढ़ाया। बहुत खुशी की बात है। चाहे नाम निकाल ली, अफसर बन गई, इससे बढ़कर कैसे और क्या बात। और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद है कि और आगे बढ़े। अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा आगे बढ़कर IAS अफसर बने और खुशी होगी। चाईबासा में मानदेय नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ सहियाओं ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे जिले से बड़ी संख्या में सहिया चाईबासा पहुंची और सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सहियाओं ने मानदेय नहीं मिलने पर कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में कार्यरत सहिया, BTT, ANM और अन्य कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। महीना से किसी सैयालों का मानदेय जो मिलता है वो किसी को नहीं मिला है, तो इसके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। सैयालों के लिए भी, सैया साथी BTT, हम लोग को फील्ड में जाने के लिए भाड़ा भी नहीं मिलता है। और जैसे परिवार चलाने के लिए कोई दीदी, सैया दीदी ऐसी भी है जो कि अकेले है कि उसको घर चलाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। जो भुगतान की प्रणाली है, पहले जो चल रहा था वो चेंज हो गया है और अपने स्तर से जो करना था, ई सिग्नेचर चेकर्स एंड मेकर्स का, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी और बैम का, मेरे यहाँ डैम और मेरा वो हो चुका है।